अनंत की शादी। नीता की माँ नहीं थी। उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूँ कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो, इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी, आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं। उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूँ ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ। शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा, क्या खिलाया तुमने सभी को? जी, भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखें कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर, ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़के की माँ कहती है, देखिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए। बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा, अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी, कैसे करेंगे सब कुछ? सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ, याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना। क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है? ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। अरे कोई एक तो नहीं, 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ, ये तो है। उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो।
अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दो, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ खोलना बंद करना। लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियाँ ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ। उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है, लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ, ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना। बच्चों के लिए जरूरी कमाई। अरु पेशे से बैंकर थी और उसे अपने करियर से बहुत प्यार था। अरु, कल तुम कब आई? अरे 12 बज गए थे। सारे कैश गिनना, डिपॉजिट करना, वक्त का तो पता ही नहीं चला। आपने खाना तो खा लिया था ना? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं खाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? 1 साल की बच्ची को क्या पता, क्यों नहीं खिलाया उसे? अरु जैसे ही अपने 1 साल के बेटे के पास जाती है, वो खुशी से माँ को चिपक जाता है। ये लो मेरा बेबी, खाना खा, खाना, मेरा बेटा। अरु प्यार से बच्चे को खाना खिलाती है। वो पूरा खाना खा लेता है। अरु, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे वक्त क्यों नहीं देती हो? अरे दे तो रही हूँ ना, और इससे ज्यादा कैसे वक्त दूं? नौकरी भी तो जरूरी है। किसने कहा क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहो। वाह, क्या बात कर दी तुमने। यही बात मैं बोलती तो, कि तुम घर में रहो, मैं कमा रही हूँ। तो जरूर छोड़ देता, अगर मुन्ने की जरूरत मैं पूरी कर पाता तो। वो तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाता। अरु देखिए, लड़ाई करने का मन है ना तो खुल के कर लीजिए लड़ाई। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन बैंक में आरू काम कर रही थी कि नौकरानी का फोन आता है। देवी जी, वो बाबा आज। लेकिन अरु उसकी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाती है, ऑफिस में काम करूं या तुम्हारा बाबा पुराण सुनूं? 15,000 देती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना? वो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को देखना होता है जो ज्यादातर सोता ही रहता है। अब वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं किसी और को देख लेती हूँ। नौकरानी डर जाती है। नहीं मैम साहब, सब ठीक है। वो फोन रख देती है। देर शाम जब अरु घर पहुंचती है तो वहां ताला होता है।
अरे ये कहाँ गए? लगता है मुन्ने को आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ गार्डन में ही बैठ जाती हूँ। अरु वहीं बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन देर तक काम करने के बाद भी घर में कोई नहीं आता। वो पति को फोन करती है। क्या है यार, कहाँ हो? मजे करने जा रहे हो बच्चे के साथ तो ठीक है, लेकिन बता कर तो जाओ। आ गई तुम? डोरमेट के नीचे घर की चाबी है, खाना बना है, खाकर सो जाना। तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना बच्चे की। फिर शुरू मत हो जाना, नींद आ रही है, कल सुबह जाना है फिर। अरु खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो वक्त से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन अगली शाम जब फिर उसे घर कोई नहीं मिलता तो वो पति को फोन करती है। अरे यार कहाँ चले गए तुम? बता कर तो जाया करो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। मुन्ना परसों गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, मैं अस्पताल में हूँ। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो नौकरानी? रुको मैं बात करती हूँ उससे। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे बात सुने बिना ही डरा दिया था कि तुम उसे निकाल दोगी। वो डर के मारे तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरु परेशान हो जाती है। वो अस्पताल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। ये तो चमत्कार हो गया। आपका बच्चा रिकवर नहीं कर रहा था 2 दिनों से, अब देखिए कैसे फटाफट ठीक हो गया। इसे कहते हैं माँ का प्यार। खैर कुछ साल बीतते हैं। मुन्ना थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन, अरे खाना क्यों नहीं खाया? गलत बात है ना, खाना खाया करो बेटा, नहीं तो पतले हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया, वो भी ढेर सारा। अरु को विश्वास नहीं होता। खाना खा लिया? अरे कहाँ, कैसे खाया? वो पास वाली आंटी के घर में मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था तो पता नहीं मैंने वहीं पे खाना खा लिया। हाँ सच्ची ना? अच्छा मैं आंटी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, अरु पड़ोसन को फोन करती है। भाभी जी वो मुन्ना बोल रहा है कि आपके घर खाना खा लिया था, सही है क्या? हाँ जी भाभी जी, उसने तो 3 रोटी खाई। बोल रहा था आंटी गरम रोटियां कितनी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी तो सुबह ही बना देती है रात का खाना। भाभी जी बच्चों को ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाया करिए ना। देखिए मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ। एक मिनट भाभी जी, मैंने राय नहीं मांगी आपसे, बस ये पूछा कि मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं, भाषण देने को नहीं कहा था। अगले रोज मुन्ना फिर दोस्त के घर चला जाता है। आंटी कल जैसी रोटी खिलाओ ना। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो ना, बेचारा बच्चा सारा दिन नौकरानी पालती है, जब मूड होता है तो खाना देती है, नहीं तो बस माँ के आने के वक्त ही सारा प्यार इस पर लुटाती है। ठंडा खाना, कपड़े भी पता नहीं कैसे पहनाती है। माँ नौकरी करती है तो बेचारा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम कुछ खाने को दे दो। बेचारा अच्छे घर का बच्चा आस पड़ोस और नौकरानी के भरोसे रहता। फिर एक रोज, माँ मैम ने बुलाया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो काम से जाना होगा, है ना, वो भी जरूरी। हाँ कल एक्चुअली ना मीटिंग है, मैंने ही रखी है, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम चले जाना ना, एक ही तो बात है, तुम जाओ या मैं। देखो मेरे ऑफिस में भी बायर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे का एक्सक्यूज कर सकता हूँ। पति बच्चे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे मुन्ने की ढेर सारी कमी, कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना बताती है। पति घर आकर अरु को बताता है, अरे यार ये स्कूल वाले भी ना बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर यार। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पड़ोसन का प्यार मुन्ने को भाने लगता है और अरु अपने बच्चे से दूर होने लगती है। उसके बर्थडे के दिन, अरे भाभी जी मैं आपके बेटे को पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं, वो तो मुन्ने से इतना प्यार है कि मैंने सोचा मैं भी बर्थडे में आ जाऊं, आपकी मदद कर देती हूँ बच्चों को खाना सर्व करने में। पड़ोसन मुन्ने के बर्थडे में रुक जाती है। अरु जैसे ही मुन्ने को कपड़े पहनाने लगती है, मैं नए कपड़े आंटी के हाथ से पहनूंगा। नहीं मैं पहनाऊंगी। वो जबरदस्ती कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना मानता ही नहीं। अरे पहनाने दो ना, कोई बात नहीं, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मत करो ऐसा व्यवहार। अरु कपड़े पड़ोसन को दे देती है। फिर पार्टी शुरू होती है, जहाँ केक काटने के वक्त
नहीं नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं, आंटी के हाथ से केक कटवाऊंगा। आंटी। वो रोने लगता है। अरु इस बार पति का चेहरा देखती है और पड़ोसन को चाकू देकर सामने खड़ी हो जाती है। केक पड़ोसन कटवाती है कि तभी वहां पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो पड़ोसन को ही माँ समझ लेता है। नमस्ते भाभी जी, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो। ये लीजिए छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं, गलती हो रही है आप लोगों की। भाभी जी मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि मुन्ना उसी से चिपका खड़ा होता है और वो समझ जाती है कि गलती कहाँ हुई है। फिर अगले दिन, अरे अरु, तुम घर पर, ऑफिस नहीं गई? मुन्ने का टिफिन तैयार कर रही हूँ। उसे स्कूल आज से मैं ही छोड़ने और लेने जाऊंगी। अब बस को मना कर देना। और ऑफिस? जाऊंगी ना, लेकिन वक्त से आऊंगी भी और वक्त से जाऊंगी भी। नौकरी करना मेरा फैसला है और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी। दोनों का तालमेल अब मेरी टेंशन। चलो ये लो अपना टिफिन। शालू और प्रीति एक घर की दो बहुएं थी। बड़ी शालू नौकरी करती तो छोटी प्रीति घर संभालती। दोनों के दो दो बच्चे और सास ससुर। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है। कहाँ इंतजाम करना है रुकने का? अच्छा माँ, कब आ रही है वो? मैं बच्चों के कमरे में इंतजाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी, हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। तू बोल रही थी कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी। बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और ये जो हार तूने पहना है ना, वो मुझे देने वाली थी। तभी बड़ी बहू शालू आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, ये हार तो माँ जी को दादी सा ने ये बोलकर अपने अंतिम समय में दे दिया था कि भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। वो बहुत खुश रहती थी मां जी के पास। बुआ सास बात बदलते हुए कहती है, हाँ हाँ, जा चाय लेकर आ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि बुआ जी थक गई होंगी, चाय पी लो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी भी चली जाती है। और मेरी प्यारी बहना, कब आई? नहीं बात करूंगी भैया मैं। अरे बहन, तू नाराज हो जाती है तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है सबसे पहले उसकी बात सुनी जाएगी। उसका काम पहले होगा, बाद में किसी का। समझ गए सब? बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद, अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, दोपहर को उन्हें पढ़ाती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर शाम को चाय में सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी ही फुर्ती से घर का सारा काम करती है। अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालना आसान नहीं है। शुक्रिया बुआ, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर काम का तो पता ही नहीं चलता। सबके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई ना दिखा। सुबह से देख रही हूँ, तू ही चाय बना रही है और वो तेरी बड़ी वाली सबको दिखाने के लिए परोस रही है कि सबको लगे कि उसने बनाया है। अरे रे रे रे, कितना थक जाती है तू। और वो मैडम बनकर निकल जाती है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुबह से उठकर माँ जी के मंदिर की तैयारी, घर की झाड़ पोछ और किचन में सबको परोसने के साथ बच्चों को तैयार करती है। हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है ना, वो क्या पागल बना रही है वो तुझे? अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, शाम को घर आते वक्त वो ताज़ी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि पतियों को आने में देर हो जाती है। फिर ऑफिस में भी तो सारा दिन काम करती है, रात के खाने में फिर किचन में लग जाती है। वो ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं। ये बोलकर छोटी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी शाम को ऑफिस से आती है।
अरे प्रीति, ये सब्जी ले ले और पैकेट में तेरे फेवरेट सिंगर की सीडी है, वो भी निकाल लेना। मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर बुआ की तरफ देखकर कहती है, कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना है। तू बड़ी मैडम लग रही है इस साड़ी में। बेचारी छोटी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाल भी झाड़ने को। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है उसे सारा दिन। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर दिखना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, इतने लोगों की फरमाइश में हर किसी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना सब करती है मेरी प्रीति। तो कहाँ मौका मिलता होगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर शालू वहां से चली जाती है। सास सब सुन रही होती है। वो बुआ सास के पास जाती है। अरे जी, कहाँ दो दो बहुओं के बीच पीसी पड़ी हो। मुझे देखो कितनी मौज है, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। दोनों को अलग करके रखा है, ना बड़ी छोटी की शक्ल देखे ना छोटी बड़ी की, और दोनों के बीच में मैं मलाई खाती हूँ। तभी वहां छोटी बहू आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए दवाई, और हाँ, मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस जिंदगी में ऐसी मलाई खाने की सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू कैसे उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं। लेकिन फिर बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी से कहते हैं, सचमुच तुझे देखकर तो दया ही आती है मुझे। क्यों बुआ जी, मैं क्या इतनी बेचारी सी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कितना काम करती है तू। नहीं बुआ जी, दीदी मुझे सुबह जबरदस्ती चाय और नाश्ता ना कराए तो मैं तो सारा दिन भूखी रह जाती। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती, फिर उन्हें ऑफिस को देर ना हो जाए तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। वो मेरी जिठानी नहीं, बहन जैसी है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन तो लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को बुआ बड़ी से कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, घर का काम, बाहर ऑफिस का काम। अरे फिर क्यों इतनी मेहनत की कमाई को सीडी खरीदने में बर्बाद करती है। बचाना सीख पैसा। अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं जो आराम से बच्चों की फिक्र के बिना ऑफिस में काम कर लेती हूँ, वो छोटी के कारण ही तो है। ना बाबा ना, मैं तो उसके बिना जीवन सोच ही नहीं सकती। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या था, बुआ सास वहां से भी मुंह बनाकर बाहर आती है जहां खड़ी होती है सास। देखिए दीदी, एक बात बताती हूँ, ये दोनों बहन बनकर यहाँ रहती है। इस घर की मजबूत नींव है दोनों। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे ही किसी अच्छे जन्म के कर्म होंगे कि कोई इन्हें भड़का नहीं पाया। तो ये घर आप रहने ही दीजिए। माँ की खातिर प्रभा देवी अपने बेटे के साथ एक बड़े मकान में रहती थीं। अपने 2 जवान बेटों और पति को खो चुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहारा था। गोपाल ऑफिस से आते ही माँ के पास बैठ जाता। माँ, दिन में क्या खाया? बेटा, पराठा सब्जी खाई थी। माँ ने बताया। दूध पिया था? गोपाल ने पूछा। अब भूल गई थी बेटा। माँ, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सेहत गिर रही है और तुम दूध भी नहीं पीती हो। गोपाल नाराजगी व्यक्त करता। अरे खाने के बाद नींद लग गई थी तो नहीं पी पाई, माँ ने जवाब दिया। अच्छा, अब रात को पी लेना, गोपाल ने कहा। अब उसकी तो मैंने खीर बना दी। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो। च्यवनप्राश खाई थी? अरे कल च्यवनप्राश खत्म हो गया था ना, इसलिए नहीं खा पाई बेटा। और तुमने कहा भी नहीं। अब
कल लेते आना बेटा। ठीक है, कल लेता आऊंगा। ऐसे रोज गोपाल आता, माँ के पास बैठता और फिर खाना खाकर सो जाता। सवेरे ऑफिस चला जाता, घर का सारा काम नौकरानी करती थी। एक दिन माँ प्रभा देवी ने कहा, बेटा अब मेरे लिए बहू ला देना। अरे अभी क्या जल्दी है माँ? बेटा पोते का मुंह देखने का बहुत मन करता है। प्रभा देवी गंभीर होकर कहती। ठीक है माँ, कर लूंगा, थोड़े दिन और रुक जा। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। माँ जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल माँ से लिपट जाता। अरे माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बहू की चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। माँ बेटे लिपट कर खूब प्यार करते। गोपाल का एक दोस्त था मोहन। दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक ऑफिस में ही लगी। लंच के समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा, अरे यार, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं देखा? पिताजी के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया, गोपाल ने बताया। क्यों? इस समय तकलीफ में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं, मोहन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाचा जिन्हें पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था उन्होंने भी नाता तोड़ दिया। गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया। चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहन ने कहा। अरे चाचा को छोड़ो, बुआ ने भी आना जाना छोड़ दिया। सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सभी ने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिश्ता रखना, सही किया माँ ने। कुछ दिन बाद गोपाल ने मोहन से कहा, यार मोहन, तुम अकेले रहते हो एक कमरे में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, दोनों साथ रहेंगे। मोहन की बहुत ना नुकुर करने के बाद गोपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे। गोपाल की माँ को भी अच्छा लगने लगा। 3-4 महीने बाद एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ, मेरा 9 महीने के लिए चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। माँ, मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर 10 महीने की ही तो बात है। बेटा ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। नहीं माँ जी, वहाँ गोपाल के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है, मोहन ने माँ को बताया। ये सुनकर माँ रोने लगी थी। फिर एक दिन गोपाल चेन्नई चला गया। मोहन माँ का बहुत ख्याल रखता। नौकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन माँ की हर जरूरत का ध्यान रखता। 1 महीना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो माँ ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे। जी माँ जी। मोहन ने माँ को फोन दे दिया। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। हर महीने माँ गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, बस माँ 3 महीने और रुकना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है ना। अरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंता मत कर माँ, मोहन है तो। हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसी बीच 4-5 दिनों के लिए मोहन भी चेन्नई गया था और लौट कर आया तो माँ को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन हमेशा माँ से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ी, फिर भी गोपाल नहीं आया। माँ की हालत खराब होती जा रही थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते। अरे ऐसा बेटा भी क्या जो माँ की बीमारी में भी नहीं आए? चेन्नई बहुत दूर है, आने में समय लगता है, फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। कुछ दिन बीते, माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है। हे भगवान, मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो माँ की मौत में भी नहीं आया। फिर जो कहानी मोहन पड़ोसियों को बताता है, उससे सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है।
लेकिन माँ अपने 2 बेटों को खो चुकी थी, पति भी नहीं थे। अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती। और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी भी मौत देखे और बेमौत मर जाए। हैं? फिर वो फोन पर कौन बात करता था? वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था, जो मैं माँ को सुना देता था। गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपत्ति मोहन ने अनाथालय